की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली गति को ही विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया संपूर्ण माध्यम में साम्य स्थापित होने तक जारी रहती है। किसी भी माध्यम में एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से फ्री होता है, अर्थात एक दूसरे को बाधा पहुंचाए बगैर ये स्वतंत्र रूप से विसरित होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन तथा CO2 का विसरण एक दूसरे से मुक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूज़न प्रेशर। इसको अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पदार्थ के विसरित होने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है। विसरण दाब पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, अतः अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जो है विसरण दाब का मान भी अधिक होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, परासरण इसको कहते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जल या विलायक के अणु गति करते हैं। यही घटना परासरण कहलाती है। परासरण की क्रिया जो होती है वो विसरण के सामान्य नियमों के अनुरूप ही होती है, क्योंकि कम सांद्रता वाले विलयन में उच्च सांद्रता वाले विलयन की तुलना में जल या विलायक के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है। अतः जल या विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्थात कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से अपन ऑस्मोसिस को परिभाषित कर सकते हैं। और इसमें ऑस्मोसिस में दो टर्म और आते हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो विसरण की सामान्य विधि द्वारा या विसरण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा जल या विलायक के अणु जब किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उसको अब हम जो है एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इसी प्रकार विसरण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा जल या विलायक के अणु जब किसी कोशिका से बाहर की ओर गति करते हैं तो इसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी विलयन को शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलयन में उपस्थित विलयकी कणों के कारण उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब विलय के कणों की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे जो है एटमॉस्फेयर में मापा जाता है। किसी भी विलयन का परासरण दाब विलायक के परासरण दाब से सदैव अधिक होता है। जल अथवा विलायक के अणु कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्षेत्र से उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है परिभाषित कर सकते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि जो है जल अथवा विलायक के अणु सदैव निम्न ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्षेत्र से उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्षेत्र और गति करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। इसको अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी पादप कोशिका को जल में रखा जाता है तो एंडोऑस्मोसिस द्वारा जल के अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कोशिका में जल के प्रवेश के कारण कोशिका स्फीति हो जाती है। कोशिका में जल के प्रवेश के कारण प्रोटोप्लाज्म द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब उत्पन्न होता है जिसे टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहते हैं। इसी में एक और शब्द आता है, वो है वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। क्योंकि कोशिका की स्ट्रक्चर निश्चित व लचीली होती है, कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर निश्चित व लचीली होती है, अतः कोशिका भित्ति द्वारा भी प्रोटोप्लाज्म पर टर्गर प्रेशर के विपरीत एक दाब उत्पन्न होता है जिसे भित्ति दाब कहते हैं। भित्ति दाब का मान दिए गए समय पर जो है स्फीति दाब के बराबर होता है। अतः अपन कह सकते हैं एक दिए गए समय पर वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर।
तो इस तरह से इन जनरल टॉपिक्स के बारे में अपन को इनकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस